Hello dear student, today in this video we are going to do chapter 11 Ancient Education System of class 8th. So without wasting time we shall begin with word meanings. So first word is inscriptions, words written or cut on something. शिला लेख, तो पत्थरों के ऊपर जो हम कुछ लिख देते हैं, खुदाई करते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस, शिला लेख. ग्लिम्स, GLIMPSE, ग्लैंस, GLANCE, झलक. जब हम कहीं जा रहे होते हैं और अचानक हमें किसी चीज़ की झलक दिखाई देती है, थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है, तो हम उस केस में ग्लिम्स भी कहते हैं उसको, झलक. फेम, पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि. सो काफ़ी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो उनका नेम एंड फेम होता है, उनकी पॉपुलैरिटी होती है, वो प्रसिद्ध होते हैं. सैलिएंट, SALIENT, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स. किसी भी चीज़ की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो उसके सैलिएंट फीचर्स होते हैं. हॉलिस्टिक, ओवरऑल, संपूर्ण. सो हॉलिस्टिक का मतलब होता है पूरा, पूर्ण, ओवरऑल. एंड मोस्टली आप लोगों ने ये फ्रेज सुना होगा, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, तो होता है संपूर्ण विकास. मोरल, एथिकल, वर्चुअस, नैतिक. तो हमारे जो नैतिक गुण होते हैं, बड़ों को आदर करना, छोटों को प्यार करना, मदद करना, ये हमारे एथिक्स होते हैं, ये हमारे वी कैन से ये हमारे मोरल वैल्यूज़ होते हैं, ये हमारे नैतिक गुण होते हैं. फिजिकल, रिलेटेड टू बॉडी, शारीरिक, तो जो कुछ भी शरीर से संबंधित होता है उसको आप फिजिकल कहते हैं. स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल. सो इन दिस वर्ड SP साइलेंट, PSYCHOLOGICAL, साइकोलॉजिकल. आध्यात्मिक. इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, COGNITIVE, बौद्धिक. तो जो भी बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, बौद्धिक स्तर की होती हैं, उसे आप इंटेलेक्चुअल कहते हैं, कॉग्निटिव कहते हैं. एस्पेक्ट, साइड्स, फेसेट्स या पहलुओं. तो जिंदगी के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे पहलू होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एस्पेक्ट, साइड्स और फेसेट्स. ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, विनम्रता. सो वी शुड हैव ह्यूमिलिटी इन आवर बिहेवियर. हमारे अंदर विनम्रता होना चाहिए, विनम्र होना बहुत अच्छी बात होती है. टेनेंट्स, प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स, सिद्धांत कहिए, और प्लूरल करना है तो सिद्धांतों लिखिएगा. सो टेनेंट्स को हम कह रहे हैं यहाँ पे सिद्धांत. प्रैग्मेटिक, लॉजिकल या प्रैक्टिकल, हिंदी में बात कीजिएगा तो उपयोगितावाद. सो भारत में आजकल हम लोग फोकस करते हैं कि जो हमारा एजुकेशन है ये प्रैग्मेटिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए. थ्योरेटिकल से कोई फ़ायदा हमें नहीं है. जो भी आप ज़िंदगी में पढ़ें वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप उपयोग कर पाएँ, ऐसा होना चाहिए. कॉन्शियसली, विद लॉयल्टी, ईमानदारी से. आप इसे पढ़िएगा, कॉन्शियसली, विद लॉयल्टी, ईमानदारी से. सो वी शुड डील विद एवरीबडी विद कॉन्शियसली, विद लॉयल्टी. इंडिजिनियस, नेटिव, स्वदेशी. सो जो लोग स्वदेशी होते हैं या जो चीज़ें स्वदेशी होती हैं उसे आप नेटिव भी कहते हैं. मॉनेस्ट्री, अबे, प्रायरी, मठ. सो ABBEY and PRIORY, मठ. तो जो बुद्ध धर्म के लोग होते हैं वो जिस जगह निवास करते हैं, जिस घर में निवास करते हैं उसको मोनेस्ट्री कहा जाता है, हिंदी में मठ कहा जाता है. डायमेंशंस, एस्पेक्ट्स, आयाम. सो यहाँ पर भी आयाम से हम मतलब समझ सकते हैं कि पहलू, जिसे हम पहलू कहते हैं, उनको ही हम डायमेंशंस भी कहते हैं. क्वेस्ट, थर्स्ट, क्रेव, प्यास. अब यहाँ पे जो प्यास है वो है ज्ञान की प्यास, वो है किसी भी अच्छी चीज़ को समझने का जो हमारा प्यास है, तो हम उसे क्वेस्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्स्ट. क्रेव, क्रेव भी होता है बहुत प्रबल इच्छा किसी चीज़ को पाने की, किसी चीज़ को समझने की. समन, कलेक्ट या गैदर, एकत्रित होना. तो किसी को बुलाना या किसी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए आप समन वर्ड यूज़ करते हैं. केटर, CATER, कैटर. सर्व, प्रोवाइड,
आवश्यकताएं पूरी करना, तो आपने सुना होगा केटरिंग डिपार्टमेंट। सो जो केटरिंग डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है कि वो चीज़ों को प्रोवाइड करता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है। बैंक्वेट हॉल्स में केटरिंग डिपार्टमेंट अलग से होते हैं। आर्ड्यूअस, डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग, कठिन या संघर्षमयी। सो जो हमारा लाइफ है इट इज़ ऑल्सो आर्डियस। हमारी जो ज़िंदगी है ये संघर्षों से भरी हुई होती है, संघर्षमयी होती है। एनविसेज, इमेजिन पॉजिटिवली, सकारात्मक कल्पना करना, सकारात्मक सोचना, इमेजिन करना पॉजिटिवली, अच्छी अच्छी बातें सोचना। ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, स्व शासन, अपना ही शासन जब हमारा किसी जगह में होगा तो उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सो लास्ट वर्ड इज स्टेट क्राफ्ट, आर्ट ऑफ कंडक्टिंग स्टेट अफेयर्स, शासन कला। तो शासन चलाना, किसी भी राज्य में या किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाना जो होता है उसको हम स्टेट क्राफ्ट मैनशिप कहेंगे। स्टेट क्राफ्ट होता है वो। So these were the word meaning. Now we'll proceed to question answer. So first question is, why were travelers attracted towards India? प्राचीन काल में जो यात्री होते थे वो भारत की तरफ उनका आकर्षण क्यों हुआ, वो भारत देश की तरफ क्यों आकर्षित हुए थे? Travelers were attracted by India's culture, wealth, religion, art as well as educational methods. बेटा बहुत शॉर्ट आंसर है कि जो यात्री थे वो भारत के तरफ आकर्षित हुए भारत की सभ्यता संस्कृति को देख के, भारत का जो धन संपदा थी उसको देख के, भारत का जो धर्म है उसने अपनी ओर आकर्षित किया यात्रियों को, और भारत की जो शिक्षा नीति थी, जो शिक्षा प्रणाली थी, उसने भी यात्रियों को भारत की तरफ आने के लिए आकर्षित किया। What were sources of ancient education system? भारत का जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली था उसने कहाँ से शिक्षा के जो मटेरियल होता है, जो शिक्षा की जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या सोर्सेज थे, किन किन सोर्सेज से प्राचीन समय में पढ़ाई कराई जाती थी? सो वेदास, उपनिषद्स, धर्मसूत्रास, राइटिंग्स ऑफ आर्यभट्ट, पतंजलि, ETC वर सोर्सेस ऑफ एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो अध्ययन करवाया जाता था विद्यार्थियों को वो वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, धर्मसूत्र के माध्यम से, आर्यभट्ट है, पतंजलि है, ऐसे ही काफ़ी सारे सोर्सेज थे जिनके मदद से बच्चों को पढ़ाया जाता था। What were features of education system in ancient India? प्राचीन भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी? Ancient education system of India had both formal and informal ways. Next है education was given at home, temples, stalls, gurukuls, etc. Teaching was oral. Fourth point है students remembered and meditated अपॉन थिंग्स टॉट। सो भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें दोनों ही प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से और अनौपचारिक तरीके से, दोनों ही माध्यम से पढ़ाई करवाया जाता था। अगर हम औपचारिक बातें करें तो गुरुकुल में जाते थे बच्चे और वो वहाँ पर पढ़ाई करते थे, और अगर इनफॉर्मल की बात करें तो राजा के महलों में जाकर गुरु जी जो होते थे वो राजकुमारों को पढ़ाते थे। एजुकेशन जो था, शिक्षा जो थी वो घरों में भी बच्चों को मिलता था, मंदिरों में पढ़ाया जाता था, टॉल्स भी एक एजुकेशन सिस्टम होता है, गुरुकुल होता था, इनमें एजुकेशन दिया जाता था। उस समय जो शिक्षा होती थी अधिकतर वो मौखिक होती थी, ओरल होता था, और विद्यार्थी जब याद करते थे तो वो चीज़ों को दोहराते थे, उन्हें याद करते थे और वो मेडिटेट भी करते थे। जो चीज़ें उनको पढ़ाया गया था उनके ऊपर वो साधना करते थे, उसको सोचते थे, समझते थे और उसको याद करते थे। What was role of guru in pupil's life? यहाँ पे pupil का मतलब है शिष्य। शिष्य के जीवन में गुरु का क्या स्थान था, क्या भूमिका थी? गुरु's focus was on completing learning of disciples, on leading discipline among disciples, to enrich inner dimensions of disciple.
सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो गुरु का फोकस होता था वो ये होता था कि जो उसके डिसिपल्स हैं, जो उसके शिष्य हैं, उनकी पूरी शिक्षा वो समाप्त करे, पूरा शिक्षा दीक्षा उनको दे, और जो डिसिपल्स हैं, जो शिष्य हैं, वो एक डिसिप्लिन से भरी हुई, अनुशासन से भरी हुई ज़िंदगी जिए। और इसके साथ साथ शिष्यों का जो आंतरिक विकास है वो भी साथ साथ उनका इनर मतलब होता है आंतरिक, डायमेंस होते हैं ज़िंदगी के सभी पहलू, तो उनके आंतरिक जिंदगी के जो आंतरिक पहलू हैं उनका भी विकास हो। समय पे उठना, बड़ों का आदर करना, छोटों के पैर छूना, सब प्रेम से रहना, तो इस प्रकार इस गुणों का भी विकास करना गुरु का, शिष्य का इस प्रकार के गुणों का विकास करना गुरु का एक अहम कर्तव्य होता था। सो second point you will write on leading disciplined life, DISPLINED, life among disciples. Now this is a comprehension 2. Where did monks and nuns receive their education? First of all, monks और nuns क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं और जो उसमें पुरुष वर्ग होता है उसको आप मॉन्क कहते हैं, भिक्षुक। बौद्ध धर्म में जो भिक्षुक होते हैं मॉन्क होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उनको आप नन्स कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो मॉन्क्स और नन्स हैं वो अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त करते थे? दे रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम मोनेस्ट्रीज, जो मठ होते थे, बौद्ध धर्म में जो मठ होते थे वहाँ से वो अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज Panini known for? Panini was a very great Indian ग्रामैरियन। सो ये जो पैनिनी हैं ये एक बहुत भारत के ही ग्रामरियन थे। सबसे पहले आपको जो ग्रामर वर्ड होगा तो ये व्याकरण से, ये जो वर्ड है ये व्याकरण शब्द का इंग्लिश वर्जन है। तो वो भारतीय व्याकरण शास्त्री थे, भारत में बहुत ही फेमस प्रसिद्ध भारतीय व्याकरण के वो ज्ञाता थे। Which university did Zhuangzhang and Ai Qing study at? सो जुआंगजैन और आई क्विंग जो है ये किस स्टडी में पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, भारत में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? दे स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये दोनों ही भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। विच सब्जेक्ट डिड जुआंगजैंग स्टडी इन इंडिया? इंडिया में जुआंगजैंग ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? युआनजैंग स्टडीड योग शास्त्र इन नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने योग शास्त्र की शिक्षा दीक्षा किया या इन्होंने उसकी शिक्षा ली। 5th है, हाउ डिड सोसाइटी हेल्प इन एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स? प्राचीन काल में जो समाज होता था वो विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा में किस प्रकार की मदद करता था? सोसाइटी हेल्प्ड अ लॉट इन एजुकेशन। समाज ने भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए इस प्रकार से, फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय रिच पीपल। सबसे पहले बात, समाज के जो धनी वर्ग के लोग होते थे उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारा धन संपदा दिया, दान में दिया। बिल्डिंग्स फॉर एजुकेशन वेयर गिफ्टेड, और समाज के काफ़ी सारे लोगों ने शिक्षा दीक्षा के लिए भवनों का भी उपहार में भवन भी दिए, बिल्डिंग्स भी दिया। आराग्रहस एंड घाटिका ऑल्सो सर्व्ड एज लर्निंग एंड टीचिंग सेंटर्स। सो आग्रहस और जो घाटिका जगह होती थी इनमें भी पढ़ाई करवाई जाती थी। डोनेशंस वर गिवन फॉर एजुकेशन, और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए चंदा भी दिया जाता था। तो इस प्रकार ये 4 तरीके से समाज जो है प्राचीन समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करता था। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत शॉर्ट हैं और आपको चैप्टर भी समझ में आया होगा। थैंक यू।